पाकिस्तान। दिस इज योर मेंटोर मिस नूरुल हुदा। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर क्लास की केमिस्ट्री के एक और चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं और वो चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत लेंथी चैप्टर है, तो हम कोशिश करेंगे जस्ट टू द पॉइंट उन चीज़ों को कवर करें जो कि HEC यूसेट के टेस्ट में पूछी जाती हैं। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो हमारा जो आज का चैप्टर है वो है केमिकल बॉन्डिंग और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और हर साल इस चैप्टर में से 1 या 2 MCQs आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग में आपने सबसे पहले ये डेफिनेशन कर लेनी है केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं। तो बेसिकली केमिकल बॉन्ड क्या होती है, फोर्स होती है जो कि होल्ड करती है टुगेदर 2 और मोर एटम्स और आयंस इन फॉर्म ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स। यानी कि हमारे पास ये वो फोर्स होती है जो 2 एटम्स को एक दूसरे के करीब होल्ड करती है, ठीक है। और उसके अलावा द फोर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच बॉन्डिंग एंड द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है कि जो केमिकल बॉन्ड है वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसका, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल के, क्योंकि फोर्स यहाँ पर कौन सी फोर्स की बात हो रही है, जो 2 एटम्स को या आयंस को होल्ड करती है एक दूसरे के करीब, ठीक। तो आपने यहाँ से जस्ट ये करना है और आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद नीचे है काज ऑफ कॉम्बिनेशन, तो आपने इसको भी कवर नहीं करना, बस सिर्फ जहन में ये बात याद रखनी है कि ग्रुप 8A के एलिमेंट्स या फिर जिसे जीरो ग्रुप कहते हैं वो किसी भी किस्म की एटॉमिक बॉन्डिंग नहीं करते, क्योंकि वो एटम्स स्टेबल्स होते हैं और वो सारी नोबल गैसेस कहलाती हैं। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। काज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की सिंपल सी एक और बात आपने याद रखनी है कि वो केमिकल कॉम्बिनेशन सिर्फ तभी होती है जब हमारे पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स स्टेबल नहीं होते, तब वो केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं और बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें आ जाता है द अट्रैक्टिव फोर्सेस टेंड टू ब्रिंग द 2 एटम्स क्लोज टू ईच अदर एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज्ड। अच्छा, आपने सिंपल सी ये बात याद रखनी है कि द अट्रैक्टिव फोर्सेस टेंड्स, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो कि ब्रिंग करती हैं 2 एटम्स को एक दूसरे के करीब, एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज। तो हमारे पास जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है तब एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो ऑब्वियसली एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक। अच्छा, उसके अलावा आपने एक ये पॉइंट याद करना है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व्ड इज 437.45 किलो जूल पर मोल एंड इज कॉल्ड बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। ये हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी है, आपने इसकी वैल्यू को याद कर लेना है, ठीक। इसके अलावा आपने यहाँ से और कुछ भी नहीं करना। फिर यहाँ पर नीचे है एटॉमिक साइजेस, जिसमें एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई और कोवेलेंट रेडियाई आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने जस्ट इन 2 पॉइंट्स को कवर करना है। There is no sharp boundary of an atom. The probability of finding an electron never becomes exactly zero even at large distance from the nucleus. यानी न्यूक्लियस के बाहर कभी भी जो है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं हो सकती, फिर चाहे न्यूक्लियस से कितने ही डिस्टेंस पर मेजर किया जाए, ठीक। उसके बाद है द इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज इफेक्टेड बाय नाइबरिंग एटम्स। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इफेक्टेड होती है बाय नाइबरिंग एटम्स के साथ, ठीक। For this reason, the size of an atom may change from one compound to another compound, ठीक। अच्छा, यहाँ पर बाकी चीज़ों को आपने स्किप कर देना है, बस ये देखना है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियडिक टेबल। एटॉमिक रेडियाई बेसिकली क्या होती है, न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है किसी भी एटम का, उसे एटॉमिक रेडियाई कहा जाता है, ठीक। तो अब अगर इसके ट्रेंड को देखा जाए तो सिंपल सी बात है, इन जनरल एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियडिक टेबल में, लेट्स सपोज आप लिथियम से मूव करते हैं टुवर्ड नियॉन, तो आपके पास एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि एटम का जो साइज है वो डिक्रीज होता जाएगा। और एटम का साइज डिक्रीज कैसे होगा? जैसे जैसे आप इस तरफ मूव करते जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है तो उसके जो शेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं,
और एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक। और दूसरी चीज़ आप ये याद रख लें सिंपल सी, कि एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है टॉप टू बॉटम। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आते जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है एटॉमिक रेडियाई बढ़ता जाएगा। तो जस्ट ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। उसके बाद है आयोनिक रेडियाई एंड कोवेलेंट रेडियाई। तो आयोनिक रेडियाई में आपने जस्ट ये देखना है, द आयोनिक रेडियाई ऑफ केटाइन इज स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम व्हिच इट इज ट्रेवल्ड, ठीक। अच्छा, यहाँ पर आपने सबसे पहले केटाइन का कॉन्सेप्ट समझना है। केटाइन क्या होते हैं? हमारे पास पॉजिटिव आयंस होते हैं। जब हमारे पास कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आती है, तो हम उसे केटाइन कहते हैं, ठीक। और दूसरा यहाँ पर है the ionic radius of an anion is greater than the atomic radius of the corresponding atom। एनाइन हमारे पास कौन से आयन होते हैं? ये हमारे पास नेगेटिव आयन होते हैं, यानी हमारे पास जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और वो एनाइन बन जाता है, ठीक। तो केटाइन पॉजिटिव और एनाइन नेगेटिव आयंस होते हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि किसी भी केटाइन का जो एटॉमिक रेडियाई है या किसी भी केटाइन का जो एटॉमिक रेडियस है वो हमेशा कम होगा उसके एटम से। लेट्स सपोज हम यहाँ पर सोडियम ले लेते हैं, तो हमारे पास जो सोडियम है, सोडियम में हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11। लेकिन जब सोडियम हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हमारे पास क्या बन जाएगा? सोडियम प्लस और 10 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। अब आप खुद देख लें, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे तो ऑब्वियसली इसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा? ज़्यादा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं तो ऑब्वियसली इसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा? कम हो जाएगा। मतलब ये कि सोडियम एटम से सोडियम केटाइन का एटॉमिक रेडियाई कम होगा। आपने जस्ट ये याद रखना है कि अगर कोई एटम है तो उसका जो केटाइन है यानी पॉजिटिव आयन, उसका रेडियस हमेशा उस एटम से कम होगा। और वहीं पर ही अगर आपके पास कोई एटम है, लेट्स सपोज क्लोरीन, ठीक। क्लोरीन ये आपके पास सिंपल एटम है। अब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस पर एक नेगेटिव चार्ज आई है, तो जो नेगेटिव क्लोरीन है जिस पर चार्ज आई है जो कि एनाइन है, उसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन एटम। क्यों? क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ी है। तो सिंपल सी बात यह है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसकी एटॉमिक रेडियाई कम हो जाती है, और जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाती है, ठीक। तो आपने यहाँ पर सिर्फ ये याद रखना है और कुछ भी नहीं। उसके बाद है कोवेलेंट रेडियाई। द कोवेलेंट रेडियस ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू सिमिलर एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड इन अ मॉलिक्यूल। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। तो सिंपल सी बात यह है कि हमारे पास क्या है? 2 सिमिलर एटम्स हैं हाइड्रोजन के, ठीक। अब वो क्या करेंगे कि 2 हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड है उसकी लेंथ, तो सिंगल बॉन्ड की जो हाफ लेंथ है ना, वही बेसिकली हमारे पास क्या होती है? कोवेलेंट रेडियाई होती है। क्योंकि सिंगल एटम की कोवेलेंट रेडियाई फाइंड करना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए कोवेलेंट रेडियाई एक सिमिलर एटम के मॉलिक्यूल की मेजर की जाती है। अब हमारे पास क्या है? दोनों सिमिलर एटम्स हैं, उनके दरमियान जो सिंगल बॉन्ड है तो उस बॉन्ड की हाफ लेंथ हमारे पास क्या कहलाती है? कोवेलेंट रेडियाई कहलाती है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर जो एक और चीज़ है, द वेरिएशन ऑफ कोवेलेंट रेडियाई इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स इज ऑलमोस्ट द सेम एज ऑफ द एटॉमिक रेडियाई। यानी कि जो हमारे पास एटॉमिक रेडियाई के ट्रेंड्स हैं वही हमारे पास कोवेलेंट रेडियाई के ट्रेंड्स हैं। यानी अगर टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई बढ़ रही है तो कोवेलेंट रेडियाई भी बढ़ेगी, और अगर लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई कम हो रही है तो हमारे पास कोवेलेंट रेडियाई भी कम होगी, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम सिंपल से पहले आयोनाइजेशन एनर्जी को देखते हैं। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स गैसियस एटम टू फॉर्म एन आयन। तो सिंपल सी बात वो ये कह रहा है कि किसी भी एलिमेंट या एटम्स के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए होती है उससे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और इसमें ऐसी खास कोई भी चीज़ नहीं है जो कि याद की जाए। अच्छा, उसके बाद है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द आयोनाइजेशन एनर्जीज। आयोनाइजेशन एनर्जी कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? तो एटॉमिक रेडियस पर डिपेंड करती है, न्यूक्लियर चार्ज और प्रोटॉन नंबर ऑफ द एटम इस पर डिपेंड करती है, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स इस पर भी डिपेंड करती है, और नेचर ऑफ ऑर्बिटल इस पर भी डिपेंड करती है।
उसके बाद है वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियडिक टेबल। तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जब आप पीरियडिक टेबल में जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, और उसके अलावा एनर्जी जो है वो डिक्रीज कब होगी, जब आप टॉप टू बॉटम आएंगे पीरियडिक टेबल में, तब आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होता जाएगा, और जैसे जैसे वो डिस्टेंस बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है, और इसी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज। तो इसमें भी ऐसा खास कुछ नहीं है, जस्ट ये पॉइंट याद रखने का है कि लो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? मेटल्स की लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है नॉन मेटल्स की, और इंटरमीडिएट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? मेटलॉइड्स की। देन हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एड्स टू एन एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। यानी हमारे पास कोई एटम है, ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास क्लोरीन का एटम है, ठीक, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में या पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होगी उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। फिर आपने आ जाना है नीचे वेरिएशन इन पीरियडिक टेबल। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट जाते हुए इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जस्ट ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उसे हम आगे चलकर देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली हमारे पास क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी एटम की एबिलिटी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। और इसमें आपने ये याद रखना है कि हैलोजन में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आप ऐसा कह सकते हैं कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जस्ट ये याद रखना है, ठीक। उसके बाद है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इन पीरियडिक टेबल। तो ये इंक्रीज होती है इन पीरियड, यानी लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम आते हुए डिक्रीज होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें से कुछ भी नहीं करना। फिर नीचे आप लोगों के पास है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो हमारे पास 3 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक। तो हम इन तीनों बॉन्ड्स को देखते हैं। यहाँ पर लुईस कॉन्सेप्ट है। लुईस कॉन्सेप्ट क्या करता है? विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वी कैन अंडरस्टैंड द टेंडेंसीज ऑफ एलिमेंट टू हैव रिलेशन विद ईच अदर, ठीक। तो आपने इसको जस्ट स्किप कर देना है, बट आपने ये चीज़ याद रखनी है कि लुईस कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करने की या रिलेशन की क्या क्या टेंडेंसीज हैं, ठीक। आयोनिक बॉन्ड, तो इसमें आपने जस्ट ये बात याद रखनी है कि आयोनिक बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाए एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, तो उसे आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। जस्ट सिंपल सी बात ये है कि हमारे पास आप देखें ये सोडियम है और उसके बाद ये क्लोरीन है। अब सोडियम ने क्या किया, अपना एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दिया क्लोरीन को, तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ गई और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम ने ट्रांसफर किया है दूसरे एटम को कंप्लीटली, तो जो बॉन्ड हमारे पास बनेगा वो आयोनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन आपके टेस्ट में अक्सर आते हैं कि आपको एग्जांपल्स दी हुई होती हैं और कहते हैं कि इनमें से कौन से कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड है, जिसमें सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल भी होती है और कुछ और एग्जांपल्स भी होती हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और सिंपल सी ट्रिक देती चलूँ कि ग्रुप 1A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हैलोजेंस के साथ हमेशा आयोनिक बॉन्ड ही बनाते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि ग्रुप 1A का कोई भी एलिमेंट है और उसका बॉन्ड किसके साथ है? हैलोजन फैमिली के साथ है, तो ये बॉन्ड कौन सा होगा? आयोनिक बॉन्ड होगा। देन हमारे पास आ जाता है कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बनता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है जो कि दोनों एटम्स के दरमियान शेयर्ड पेयर होता है, तो उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड की हमारे पास 2 तरह की टाइप्स होती हैं, एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरे होते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। अब नॉन पोलर का मतलब क्या होता है कि कोई पोल्स ना हो, कोई चार्ज ना हो वो। तो यहाँ पर मैं आपको नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड समझाती हूँ थोड़ा सा, कि अब देखिए हमारे पास हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है H2, तो यहाँ पर बॉन्ड किसके? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान है, कोई और मॉलिक्यूल नहीं है। ये दोनों एक जितने ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं,
तो इस तरह के जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। जैसे क्लोरीन का मॉलिक्यूल ले लें आप Cl2, तो क्लोरीन का क्लोरीन के साथ ही बॉन्ड है, यानी इन दोनों पर सेम चार्ज होता है, इक्वल, तो इसीलिए इनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल भी, ये सारी एग्जांपल्स आपने याद रखनी है, ये आपसे पूछी जाएंगी। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, क्लोरीन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल और टेट्राक्लोरोमीथेन, ये सारे हमारे पास क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। अच्छा, यहाँ पर ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे है, तो यहाँ पर क्या है कि कार्बन के साथ डायरेक्टली 4 क्लोरीन एटम अटैच्ड है और चारों एटम सेम है, सिमिलर बॉन्ड्स हैं, तो इसीलिए ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक, दूसरे हमारे पास होते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स तब बनते हैं जब दो डिफरेंट एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएं, जैसे कि हमारे पास है हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब अगर आप सिंपल सी बात देखें तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो पार्शली पॉजिटिव होता है, ठीक, उस पर पॉजिटिव चार्ज होती है, और फ्लोरीन हमारे पास पार्शली नेगेटिव होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होती है। तो अब देखेंगे हमारे पास एक एटम जो है वो पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, और इनके दरमियान एक कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि हाइड्रोजन थोड़ी पॉजिटिव है तो एक ये पॉजिटिव पोल बन गया, और फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर क्या नेगेटिव पोल बन गया, तो ये हमारे पास जो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स कहलाते हैं। इसी की एग्जांपल है वाटर। आप अगर वाटर की एग्जांपल लेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। अब बेशक इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, लेकिन फिर भी एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो भी हमारे पास क्या होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और ये इसकी सारी एग्जांपल्स हैं और आपने याद रखनी है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, वाटर, मिथाइल क्लोराइड, मिथेनॉल, ये सब हमारे पास क्या है, ये सब हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। उसके बाद है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ मैं आपसे थोड़ी माजरत कर रही हूँ कि आपको ये टेक्स्ट थोड़ी ब्लर नज़र आ रही होगी क्योंकि ये पुरानी बुक है तो इनका कलर थोड़ा लाइट हो गया है। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की आपने जस्ट यहाँ से यहाँ तक सिंपल डेफिनेशन याद रखनी है। अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन two atoms when the shared pair of electron is donated by one of the bonded atoms। ठीक, अब यहाँ हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें जो शेयर्ड पेयर होता है ना इलेक्ट्रॉन का, वो डोनेट किया जाता है बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। दो बॉन्डेड एटम्स हैं, उनमें से एक जो बॉन्डेड एटम है वो कंप्लीट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी एग्जांपल में हमारे पास अमाइन आ जाता है। और नीचे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस लाइक अमोनिया मेक सच बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन। उसके बाद है pH3 कंबाइन विद हाइड्रोजन टू गिव pH4 आयन कॉल्ड फास्फोनियम आयन। तो ये सारी हमारे पास एग्जांपल्स हैं किसकी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स की। इनके दरमियान कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले लिमिटेशंस ऑफ लुईस मॉडल, जो हम पहले अभी पढ़कर आए हैं, लुईस मॉडल, उसकी लिमिटेशंस क्या थी। क्लासिकल लुईस मॉडल डज एक्सप्लेन हाउ एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर। ये हमें सिंपल ये तो बता देता था कि एटम जो है वो कैसे बॉन्डेड है एक दूसरे के साथ, बट आल्सो टेल हाउ द इलेक्ट्रॉन पेयर आर शेयर्ड बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। तो सिंपल सी बात ये है कि लुईस मॉडल हमें ये बताता था कि किस तरह से एटम्स जो है वो बॉन्डेड है एक दूसरे के साथ, बट नॉट एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल। ये हमें मॉलिक्यूल्स की शेप्स नहीं बताता था। और ये क्वेश्चन आ चुका है, आपने याद रखना है कि लुईस मॉडल हमें मॉलिक्यूल के किस चीज के बारे में नहीं बताता था, तो उसकी शेप्स के बारे में नहीं बताता था। ठीक, अब हम आ जाते हैं मॉडर्न थ्योरीज की तरफ। तो मॉडर्न थ्योरीज में हमारे पास ये तीन मेन थ्योरीज हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी जिसे वेस्पर थ्योरी कहा जाता है, उसके बाद है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसे वीबीटी कहा जाता है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसे मोट कहा जाता है, एमओटी। ठीक, तो अब सबसे पहले हमारे पास है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी जिसे वेस्पर कहा जा रहा है। तो ये साइंटिस्ट का नाम है कि इस साइंटिस्ट ने कौन से ईयर में दी थी, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक, आपने जस्ट इसके पोस्टुलेट्स को देख लेना है। कुछ बेसिक असम्पशंस थी। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर
lone pair and bond pair are arranged around central atom to remain at the maximum distance apart to keep repulsion at a minimum. अच्छा, आपने एक चीज मेन याद रखनी है कि जो वेस्पर थ्योरी है वो आपको शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताती है। कौन सी थ्योरी बताती है? वेस्पर थ्योरी। और किसके बारे में? शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक, और ये एमसीक्यूज यूसेट के पास पेपर्स में आ चुका है। अब हम आते हैं पोस्टुलेट्स की तरफ। बोथ द लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट इन डिटरमाइनिंग द जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप, उसकी ज्योमेट्री के लिए दोनों जो पेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। लोन पेयर्स भी इन्वॉल्व होते हैं और बॉन्ड पेयर्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को बताने के लिए। ठीक, उसके बाद है द इलेक्ट्रॉन पेयर आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल पॉलीवैलेंट एटम सो एज टू रिमेन एट मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू अवॉइड रिपल्जन, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो सेंट्रल एटम, जिसे पॉलीवैलेंट एटम कहा जाता है, उसके ऑल अराउंड अपने आप को अरेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मगर वो मैक्सिमम डिस्टेंस रखने की कोशिश करते हैं ताकि उनके दरमियान रिपल्जन ना हो। थर्ड पोस्टुलेट है द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ लोन पेयर्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन द बॉन्ड पेयर। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं किसी भी लोन पेयर के, वो ऑक्यूपाई करते हैं मोर स्पेस एज कम्पेयर टू द बॉन्ड पेयर्स। अच्छा, आपने ये सिंपल सी बात याद रखनी है कि लोन पेयर जो है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर्स। ठीक, ये चीजें आपने याद रखनी है। देन आपने ये याद रखना है कि लोन पेयर के दरमियान रिपल्जन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। ठीक, दीज रिपल्जन्स आर कॉल्ड वेंडर वाल्स रिपल्जन, और इन्हें वेंडर्स वाल रिपल्जन कहा जाता है। सबसे ज्यादा रिपल्जन किनके दरमियान होती है? लोन पेयर के दरमियान, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान, और सबसे कम रिपल्जन होती है बॉन्ड पेयर के दरमियान। ठीक, अच्छा, अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो कुछ शेप्स को बताया जा रहा है। यहाँ पर मैंने सिंपल सी ये एग्जांपल्स लिख दी थी, हालांकि ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। तो बेसिकली ये क्या है कि मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हों और कोई भी बॉन्ड पेयर ना हो, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने आप को एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पर रखते हैं, और ये उसकी शेप है। ठीक, आपने जस्ट इनको एक दफ़ा देख लेना है और अपनी बुक से भी पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है वो मॉलिक्यूल जो कंटेन करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को। ठीक, उसे AB3 टाइप कहा जाता है, और उनमें कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं होता, तो वो एक दूसरे को 120 डिग्री के एंगल पर रखते हैं। ये उसकी एग्जांपल है। अब देखिए हमारे पास जो है वो 3 एटम्स हैं, और उन तीनों ने अपने आप को जो है 120 डिग्री के डिस्टेंस पर रखा है, इक्वल डिस्टेंस पर। ठीक, उसके बाद हमारे पास है AB3 टाइप विद 1 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर्स। AB3 टाइप जिसमें 1 लोन पेयर मौजूद है और 2 बॉन्ड पेयर मौजूद हैं, तो इन 2 एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेस देन 120 डिग्री होगा। ठीक, उसके बाद है AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड्स। AB3 टाइप जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हों, तो वो अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं? तो वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों और विद नो लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर ना हो, तो वो एक दूसरे को 109.5 डिग्री के एंगल पर अरेंज करते हैं। ये इसकी एग्जांपल है, ये आपको नीचे नजर आ रहा होगा, और ये कुछ उनकी एग्जांपल्स मैंने हाईलाइट कर दी हैं, आप इनको भी चाहें तो याद कर सकते हैं। उसके बाद है AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर। AB4 टाइप जिसमें 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होंगे, तो वो अपने आप को 107.5 डिग्री के एंगल पर अरेंज करते हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद है AB4 टाइप विद 2 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स। तो इनमें सिंपल सी बात ये है कि ये एक दूसरे को 104.5 डिग्री के एंगल पर अरेंज करते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये इसकी एग्जांपल है। अदरवाइज यहाँ से इतना खास कुछ भी नहीं आता कि आपको शेप दे दें और पूछ लें कि आप बता दें कि कितने डिग्री के एंगल पर अरेंज्ड है, या कुछ इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। आपने जस्ट इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स याद कर लेने हैं जो मैंने आपको स्टार्ट में करवाए थे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।
अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये चैप्टर बहुत लेंदी है और इसमें बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर हम उसको करने बैठें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और यूसेट में उस तरह के एमसीक्यूज नहीं आते। तो हम यहाँ जस्ट टू द पॉइंट वही टॉपिक और वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जिस तरह के एमसीक्यूज यूसेट में आ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ से मैं इन थ्योरीज को थोड़ा शॉर्ट करके आप लोगों को बताऊँगी और जस्ट वही पॉइंट बताऊँगी जो कि आपके टेस्ट में आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेन पॉइंट वेस्पर थ्योरी के बारे में यहाँ उन लोगों ने पहले बताया है कि वेस्पर थ्योरी क्या प्रेडिक्ट करती थी, एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। और ये एमसीक्यूज आ चुका है कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में कौन सी थ्योरी बताती है, तो वो वेस्पर्स थ्योरी बताती है, वीबीटी नहीं बताती। ठीक, वीबीटी बताती है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के बारे में, ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में। ठीक, अच्छा, यहाँ पर जो है when half filled orbital in the outer or valence shell of two atom overlap so that the pair of one electron from each atom occupies the overlapped orbital। ठीक, तो यहाँ पर आपने जस्ट इसे रीड आउट कर लेना है, लेकिन यहाँ से खास चीज़ कुछ भी नहीं है। जो खास चीज़ है वो यहाँ आगे है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, यहाँ आपने ये याद रखना है, ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन मस्ट overlap and the direction of the bond is determined by the direction of the two overlapping orbitals। अच्छा, तो यहाँ पर जो सिंपल सी बात ये है कि वो डायरेक्शंस के बारे में बता रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो यहाँ उन लोगों ने नीचे एक्सप्लेन किया है। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जब भी एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो दोनों डिफरेंट स्पिन के साथ होंगे, जस्ट यही चीज़ है और ख़ास कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर एक और लाइन ऊपर है, A single bond is formed when two partially filled atomic orbital overlap। जब हमारे पास दो partially filled atomic orbitals आपस में overlap करते हैं तो एक सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पर है covalent bonds can also form parallel overlap of p orbitals is shown। अच्छा, यहाँ आपने सिंपल सी ये बात याद रखनी है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होगा जिसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लेकिन अगर वो पैरेलल ओवरलैप कर रहे हैं तो हमारे पास वो पाई बॉन्ड कहलाएंगे। कौन से बॉन्ड कहलाएंगे? पाई बॉन्ड्स। ठीक, और यहाँ से आपने कुछ भी नहीं करना। अच्छा, इसमें जो मेन चीज़ है ना वीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वो ये है, और यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं, वो ये है एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसमें से मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? हाइब्रिडाइजेशंस में आते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में आपने हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन कर लेनी है। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस एटॉमिक ऑर्बिटल डिफरिंग स्लाइटली इन एनर्जी इंटरमिक्स टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल व्हिच आर कॉल्ड हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल। अच्छा, ये क्या कह रहा है हमें? बेसिकली हमारे पास दो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे जिनकी एनर्जीज जो है वो स्लाइटली एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, एक की ज़्यादा होगी एक की कम होगी। जब वो दोनों इंटरमिक्स होंगे, दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे, तो उस न्यू ऑर्बिटल को क्या कहा जाता है? हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल कहा जाता है। और ये बात आपने याद रखना है कि हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक, उसके बाद आपने डायरेक्ट यहाँ पर बस हाइब्रिडाइजेशंस पर आ जाना है। तो हमारे पास एक होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होती है? जब हमारे पास बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर का सम जो है वो 4 आए। जब आप बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर को प्लस को ऐड करें तो आपके पास रिजल्ट 4 आए, तो समझ जाएं कि उन कंपाउंड्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। एक s ऑर्बिटल और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, तो अगर हम इनका सम करें वो हमारे पास 4 आएगा, तो उसका मतलब है कि वो एलिमेंट क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और यहाँ पर जो मेन चीज़ है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की, वो उनकी एग्जांपल्स हैं जो कि यूसेट के टास्क में आ चुकी हैं। यहाँ से आपने और कुछ भी नहीं करना, जस्ट ये चीज़ याद रखनी है कि मीथेन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन याद रखनी है। और ये चीज़ याद रखनी है कि एनर्जीज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर लोअर देन द अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कि जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जीज हैं वो कम होती हैं हमारे पास एज कम्पेयर टू अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक, ये आपने याद रखना है। और ये एग्जाम्पल आपने मस्ट याद रखनी है कि मीथेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। उसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अमोनिया। अमोनिया sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसकी थ्योरी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये नेम्स याद रख लें।
अमोनिया, मीथेन, और एक और एग्जांपल है हमारे पास वाटर। ये तीनों कंपाउंड्स क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, क्योंकि इनके बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर का अगर आप सम करेंगे तो वो आपके पास आएगा 4। ठीक, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कौन सी थ्योरी दे रही है हमें, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दे रही है। ये पॉइंट भी याद रख लेना, सम टाइम पूछ लेते हैं। ठीक, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कौन से ऑर्बिटल्स की होती है, जिनका बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर का सम आपके पास क्या आए, 3 आए। इसमें एक s और 2 p ऑर्बिटल्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और उनका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, 3। तो उस तरह के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कहा जाता है, जिसकी एग्जांपल आपने याद रखनी है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड Bf3। ये एग्जांपल है, ये आपको याद होनी चाहिए। एक और एग्जांपल है इथीन। ठीक, इथीन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ये दोनों एग्जांपल्स आपने याद रखनी है और मोस्टली एग्जांपल्स ही पूछी जाती हैं और कोई डीप कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता। अच्छा, यहाँ पर एक और मेन कॉन्सेप्ट है जो आपने याद रखना है, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स ओनली व्हेन दे आर ऑलरेडी बॉन्डेड विद अ सिग्मा बॉन्ड। यानी पाई बॉन्ड जो है 2 एटम्स के दरमियान तब बनेगा जब वो दोनों एक दूसरे से पहले से ही सिग्मा बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड हों। ठीक, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन तब होती है जब हमारे पास बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर का सम क्या आए, आप लोगों के पास 2 आए, तो वो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। इसकी एग्जांपल है बेरिलियम डाइक्लोराइड, फार्मूला है BeCl2। ये बेरिलियम डाइक्लोराइड हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट है इथाइन। ये यहाँ पर इथीन नहीं है, इथाइन है, जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये हमारे पास कौन से हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल है, sp हाइब्रिडाइजेशन की। ये सारी एग्जांपल्स आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है, इनको स्किप नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और ये हमें मैग्नेटिज्म के बारे में बताती है। किस चीज़ के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में। और इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम एटम्स के हो सकते हैं। ठीक, अच्छा, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच कंसिडर द होल मॉलिक्यूल एज अ सिंगल यूनिट। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच में हम क्या करते हैं, एक कंप्लीट मॉलिक्यूल को एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर करते हैं। ठीक, ये तब होता है हमारे पास the atomic orbital of the combining atoms overlap to form a new orbital called molecular orbital. Let's suppose आपके पास 2 एटम्स हैं। ठीक, और वो 2 एटम्स आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन। ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, तो हमारे पास जो है ये दोनों फॉर्म करेंगे एक न्यू ऑर्बिटल को, जिस ऑर्बिटल को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम दिया जाता है। ठीक, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आफ्टर ओवरलैपिंग फॉर्म 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व्हिच डिफर इन एनर्जी। ठीक है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से डिफरेंट होगी। कब होगी, जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक, एक और मेन चीज़ है इसमें, वो ये है, वन ऑफ देम हैविंग लोअर एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व्हाइल द अदर हैविंग हायर एनर्जी इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपने ये याद रखना है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी लो होती है, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी हाई होती है। ठीक, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अच्छा, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ये में भी हम आगे चल के करें। द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हर्ट्ज रूल। जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है वो इन 3 रूल्स के अकॉर्डिंग होती है। कौन कौन से है वो, अबाउस प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हर्ट्ज रूल। ठीक, और आपने यहाँ से कुछ भी नहीं करना। फिर आपने आ जाना है हेड ऑन हेड अप्रोच। हेड ऑन हेड अप्रोच क्या होता है, जब 2 ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे और रिजल्ट में हमें क्या देंगे, सिग्मा बॉन्ड देंगे, तो उसे हेड ऑन अप्रोच कहा जाता है। और दूसरी होती है साइड वाइज अप्रोच, जब 2 ऑर्बिटल हमारे पास साइड से कंबाइन होंगे, साइड से ओवरलैप करेंगे, इसे पैरेलल टू ईच अदर भी कहते हैं, तो वो हमें क्या देंगे, वो हमें पाई बॉन्ड देंगे। इसके अलावा है रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपने इसको ही नहीं करना, इसमें जस्ट ये चीज़ करनी है कि हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी एनर्जी हाई होगी देन पाई बॉन्ड। जस्ट ये चीज़ याद रखनी है कि सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी हमेशा पाई बॉन्ड से ज़्यादा होगी।
अब हम आते हैं बॉन्ड ऑर्डर की तरफ। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स आफ्टर द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। यानी कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन सकते हैं दो एटम्स के दरमियान जब उनका एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर लें। ठीक, हमारे पास दो एटम्स हैं, यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों एटम्स के ऑर्बिटल जब एक दूसरे पर ओवरलैप कर लें तो उसके बाद हमारे पास कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। ठीक, और इसमें कुछ भी आपने कवर नहीं करना, ये चीज़ आपने रखनी है। मे भी सम टाइम क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अभी तक कभी आया नहीं है, पर ऐसा हो सकता है कि आ जाए, तो आपको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना भी आना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का फार्मूला ये होता है कि आपके पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। ठीक, यहाँ पर हम जो एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हैं? 2 हैं, तो हम यहाँ पर 2 रख रहे हैं। और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हमारे पास कितने हैं? 0 है, तो हम यहाँ पर रख रहे हैं 0। और अगर हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 1 आएगा, तो ये बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और डिवाइडेड बाय 2। ठीक, उसके बाद इसमें ऐसा खास कुछ भी नहीं है। ये नीचे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ सम डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स है जिसमें हीलियम वगैरह है, तो आपने इसको स्किप कर देना है। अच्छा, यहाँ ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो इसमें आपने जस्ट ये याद रखना है कि द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज वेरी हाई। क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की वेरी हाई है, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड आ जाता है। ठीक, उसके बाद ये नीचे एक है फ्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है F2 हैज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1। फ्लोरीन के मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 1 है। एंड नियॉन डज नॉट मेक अ बॉन्ड विद नियॉन, यानी हमारे पास नियॉन का मॉलिक्यूल कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि नियॉन की वैलेंसी पूरी होती है। ये स्टेबल एटम है, तो ये अपने ही एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक, उसके बाद है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ एंड डायपोल मोमेंट। तो बॉन्ड एनर्जी को बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं। सम टाइम वो आपको नेम चेंज करके दे देते हैं, तो आपने दोनों नेम्स याद रखने, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी। सिंपली हमारे पास क्या होता है? व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स एनर्जी इज रिलीज्ड, यानी जब 2 एटम्स के दरमियान में बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। और अगर दूसरे तरीके से देखें, वही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर होती है कब? जब हम उस बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं, और जब हम उस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तब वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। इसे क्या कहा जाता है? बॉन्ड एनर्जी कहा जाता है। ठीक, इसमें आपने जस्ट यही करना है। और उसके अलावा नीचे आ जाता है हमारे पास आयोनिक कैरेक्टर एंड बॉन्ड एनर्जी। ठीक, बॉन्ड एनर्जी इज अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड। ठीक है, उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने ये मेन चीजें याद रखनी है कि बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर। जो भी 2 बॉन्डेड एटम है उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है उस पर, साइज ऑफ द एटम्स की साइज क्या है, और बॉन्ड लेंथ पर। ठीक, तो अगर हम इन चीज़ों को देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डायरेक्ट रिलेशन है बॉन्ड एनर्जी के साथ। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा, बॉन्ड एनर्जी उतनी कम रिक्वायर होगी। अब बात करते हैं साइज की। तो जितना हमारे पास एटम्स का साइज बड़ा होगा, बॉन्ड एनर्जी हमें उतनी कम चाहिए होगी। इनवर्स रिलेशन है। ऑब्वियसली जब हमारे पास एटम्स का साइज ज़्यादा बड़ा होगा तो न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, और ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम रिक्वायर होगी। और बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो बॉन्ड लेंथ के साथ भी इनवर्स रिलेशन है। अगर बॉन्ड लेंथ बड़ी है, बॉन्ड एनर्जी कम होगी, और अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो फिर बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक, और इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर जस्ट ये नीचे एक पॉइंट है, द बॉन्ड विथ हायर बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज हैव शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड की लेंथ शॉर्टर होगी तो बॉन्ड एनर्जी हायर होगी। ठीक, अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल है, वो आप लोग देख लें। यहाँ पर है एनर्जीज ऑफ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बीइंग इन अ ऑर्डर। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी कार्बन डबल बॉन्ड से ज़्यादा होगी। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एनर्जी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ थोड़ी कम हो जाती है।
और इस वजह से कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि डबल बॉन्ड की लेंथ सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में थोड़ी सी कम होगी। और इसी तरह से अगर हम उनकी लेंथ देखें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होगी, उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ होगी और फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ होगी। अगर लेंथ की बात की जाए तो लेंथ सिंगल बॉन्ड्स के दरमियान ज़्यादा है, और अगर बॉन्ड एनर्जी की बात की जाए तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के दरमियान ज़्यादा है। ठीक, उसके बाद आ जाता है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ की जस्ट डेफिनेशन करनी है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स, यानी दो एटम्स हैं आपस में बॉन्डेड हैं, ए और बी, यहाँ हम कंसिडर कर लेते हैं ये बीच में इनका न्यूक्लियस है। तो इन दो न्यूक्लियस के दरमियान का जो डिस्टेंस है इसे बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। ठीक, इसमें एक चीज आपने याद रखनी है, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम द बॉन्ड बिकम्स शॉर्टेंड, यानी जितना जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता जाएगा बॉन्डेड एटम्स के दरमियान उतना उतनी बॉन्ड की जो लेंथ है वो शॉर्ट होती जाएगी। और एक और चीज है, आयोनिक कैरेक्टर रिजल्ट इन शॉर्टनिंग ऑफ द बॉन्ड लेंथ ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पोलर एंड्स, यानी अगर आयोनिक कैरेक्टर है या कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके दरमियान कौन सा आयोनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो उनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्टन होगी। अच्छा, यहाँ पर हम एक और बात करते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ है वो मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, और शॉर्ट कब होगी? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बॉन्ड की लेंथ शॉर्ट होगी, टॉप टू बॉटम आएंगे तो बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज होगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद है डायपोल मूवमेंट। ठीक, इन हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, जैसा कि हमारे पास HCl है, वेयर द बॉन्ड एटम्स आर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट द मॉलिक्यूल बिकम पोलर, यानी कि हमारे पास हेट्रोन्यूक्लियर या हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि HCl है, तो HCl के दोनों एटम हमारे पास क्या हैं? डिफरेंट, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन। जब ये आपस में बॉन्ड होंगे द मॉलिक्यूल बिकम पोलर, तो ये मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनमें से एक एटम जो है वो हाईली पॉजिटिव और दूसरा हाईली नेगेटिव है, और जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो ऑब्वियसली इनके ऊपर चार्जेस आएंगी, पोल्स बनेंगे, एक पॉजिटिव पोल और दूसरा नेगेटिव पोल। तो इस तरह की जो है उसे हम पोलर कहते हैं। ठीक, और द सेपरेशन ऑफ दीज चार्जेस ऑन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ डायपोल एंड मॉलिक्यूल्स इज सेड टू हैव अ डायपोल मूवमेंट। ठीक, आपने यहाँ से जस्ट इस चीज को कर लेना है और यहाँ से कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट आ जाता है डायपोल मूवमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो आपने ये याद रखना है कि डायपोल मूवमेंट हमें क्या प्रोवाइड करती है? टू टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी डायपोल मूवमेंट हमें कितने टाइप की? दो टाइप की इंफॉर्मेशन देती है। किसके बारे में? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। एक ये कि कितने % वो आयोनिक कैरेक्टर रखता है बॉन्ड, और दूसरा एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स आर और द जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये हमें बॉन्ड्स के दरमियान एंगल्स और जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में भी बताती है। और ये चीज आपने याद रखनी है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर आयोनिक, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा दोनों एटम्स के दरमियान बॉन्ड उतना ही आयोनिक होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारे पास बॉन्ड एंगल और द जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ से आपने कुछ नहीं करना, बस ये याद रखना है बॉन्ड एंगल इंक्रीज डायपोल मूवमेंट डिक्रीज। जैसे जैसे बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा डायपोल मूवमेंट क्या होगी? डिक्रीज। और कुछ भी नहीं करना है यहाँ से। नेक्स्ट ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, द इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो सबसे पहले हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है। तो आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, यानी नॉन एक्वस या नॉन लिक्विड जो सॉल्वेंट्स होते हैं उसके अंदर आयोनिक कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होते, और ये सॉल्युबल किस में होते हैं? वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पर हमारे पास ये है, when a crystal of an ionic substance is placed in water, the polar water molecule detect the cation and anion from the crystal lattice by their electrostatic attraction. Thus the ions are freed from the crystal lattice by hydration. तो यानी कि जब हमारे पास साल्ट या फिर आयोनिक कंपाउंड जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं तो उनके हमारे पास जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्रिस्टल अपने लैटिस को छोड़ते हैं। अपने लैटिस को कब छोड़ते हैं? किस एनर्जी के जरिए? हाइड्रेशन के जरिए। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगी। और कुछ भी नहीं करना,
नीचे है सॉल्युबिलिटी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो कोवेलेंट कंपाउंड डिसॉल्व होते हैं इजीली नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ये आपने याद रखना है, आयोनिक कंपाउंड है तो वाटर में और पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे। और हमारे पास अगर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं तो वो हमारे पास नॉन पोलर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे, जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, इस तरह की चीज़ें। और ये आपने याद रखना है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स जितने भी हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, और यहाँ से कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोमेरिज्म। तो आपने जस्ट यहाँ से इतनी चीज़ याद रखनी है, आयोनिक बॉन्ड है तो हमारे पास कौन सा नॉन डायरेक्शनल होगा नेचर में, आयोनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होगा नेचर में, और कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये हमारे पास डायरेक्शनल होगा नेचर में। जस्ट इतनी सी चीज, और यहाँ से आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक। उसके बाद है रिएक्शन काइनेटिक्स, जिसमें है स्पीड ऑफ रिएक्शन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ आपने ये याद रखना है कि आयोनिक कंपाउंड्स की जो स्पीड ऑफ रिएक्शन होती है वो वेरी हाई होती है। सिंपल सी बात यही थी कि रैपिडली अकर होती है। इसकी एग्जांपल भी हमारे पास, फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन प्रोड्यूस अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इंस्टेंटेनियसली। जस्ट ये याद रखना है कि आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है स्पीड ऑफ रिएक्शन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो ये नॉन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फोर्सेस टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। तो आपने ये याद रखना है कि ये रिएक्शन मच स्लोअर होता है एज कम्पेयर टू आयोनिक बॉन्ड। तो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन फास्ट होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड्स के रिएक्शन या कोवेलेंट कंपाउंड्स के रिएक्शन जो है स्लो होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने कंप्लीट केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर को कवर किया और जिसमें टू द पॉइंट उन तमाम चीज़ों को कवर किया जो कि यूसेट के टेस्ट में पूछी जा चुकी हैं या पूछे जाने के इम्कानात हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।